My words are my scepter, my stories are my kingdom. My pen is my sword and I wield it with precision. वार्निंग, नावल के तमाम जुमले हकूक़ मुसन्नफ़ा के पास महफूज हैं। नावल के नाम, डायलॉग, सीन या किसी भी हिस्से को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, कुतब या रिसाले में कॉपी करना सख्त ममनू और कानूनी जुर्म है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कॉपी करने वाले के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और फुल ऑन मौज मस्ती में होंगे। सो आज है एपिसोड 14 पार्ट 2 एंड हमारे चैप्टर 3 की ये लास्ट एपिसोड है। आज जो है चैप्टर 3 एंड हो गया एंड अब नेक्स्ट एपिसोड जो है एपिसोड 15 पार्ट 1 उससे स्टार्ट होगा चैप्टर 4। एंड चैप्टर 4 का एक मेजर स्पॉइलर मैंने दिया था, बस उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि चैप्टर 4 में जो है क्या क्या होने वाला है। वैसे तो होना तो बहुत कुछ है, अभी से फेक सीन का मैंने स्पॉइलर दिया है क्योंकि ज़्यादा आगे के मैं देना नहीं चाह रही थी, वो फिर सस्पेंस आपका ख़राब होगा। तो खैर एक का दिया है, बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी किसी और का भी बीच में जो है मतलब नेक्स्ट एपिसोड आने तक जो ब्रेक है उसमें किसी और सीन का भी स्पॉइलर दूँ, बट हो सकता ना भी आए। सो लेट्स सी। आज जो है चैप्टर 3 मैंने एंड किया है, इसके कुछ ही पॉइंट्स रह गए थे जो आज क्लियर किए हैं एंड अब नेक्स्ट से जो है चैप्टर 4 स्टार्ट होगा। सो आप लोगों ने आज मुझे रिव्यूज़ देकर बताने हैं कि आपको चैप्टर 3 जो है वो कैसा लगा एंड क्या गैस हैं आपके। ठीक है, वैसे आज के एपिसोड भी जो है ना अगर थोड़ा समझ के पढ़ें तो एक दो सीन्स हैं, लाइक एपिसोड एंड होने से पहले एक दो सीन्स हैं जिनमें आपको कुछ हिंट मिल सकता है। तो चलें खैर स्टार्ट करते हैं। इब्न आदम का मुकद्दर बिनते हवा की तकदीर अस कलम राइना शेख किस्त नंबर 14 पार्ट नंबर 2। हिरा इस वक्त स्टडी रूम में बैठी अपना कल का लेक्चर तैयार कर रही थी। शहरयार के मर्डर को लेकर वो काफ़ी अफसरदा थी, साथ ही दिल में खौफ भी था कि कहीं वो लोग मुराद को कोई नुकसान न पहुंचा दें। उसका कलम तेज़ी से नोटबुक पर चल रहा था जब हादिया अंदर आई। मामा मैं आपका फ़ोन ले जाऊँ? मैंने और भाई ने गेम खेलनी है। हादिया ने मेज़ पर पड़े हिरा के फ़ोन की तरफ इशारा करते कहा। ठीक है ले जाओ, लेकिन अगर कोई कॉल आई ना तो मुझे दे देना। हिरा ने उसे इजाज़त दी तो वो मुस्कुराते हुए मेज़ से मोबाइल फ़ोन उठाकर ज़िक्रिया के कमरे में चली गई। भाई ये ले फ़ोन, अब हम सबवे सर्फ खेलेंगे। अब हम सबवे सर्फ खेलते हैं। हादिया ने खिलखिलाते हुए उसे फ़ोन थमाया। नो हादिया, ये फ़ोन मैंने गेम खेलने के लिए नहीं, बाबा को कॉल करने के लिए मंगवाया था, ज़िक्रिया ने बताया। तो वह हैरान हुई। क्यों? बाबा से तो हम रात को बात करते होते हैं, हादिया ने उसे बताया। रात को मामा पास होती हैं हमारे, मुझे उनसे अकेले में बात करनी थी। आप मामा को मत बताना कि मैंने बाबा को कॉल की है, ज़िक्रिया ने उससे कहा। तो हम झूठ बोलेंगे? आपको पता तो है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, हादिया ने कमर पर दोनों हाथ टकाते कहा। हादिया प्लीज़ ना, बाबा का वहाँ रहना सेफ़ नहीं है। वो मामा को बता रहे थे कोई उन्हें थ्रेट्स दे रहा है कि वो बाबा को मार देंगे। मैंने मामा की बातें सुनी थी, इसीलिए मैंने बाबा को कॉल करके कहना है कि वो वापस आ जाएं, ज़िक्रिया ने बताया। तो हादिया ने मुंह खोले उसे देखा। भाई तो बाबा आते क्यों नहीं है? हादिया ने मासूमियत से दरियाफ्त किया। मैं बात करता हूँ उनसे, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करो आप मामा को नहीं बताओगी कि हमने बाबा को कॉल की या हमें कुछ भी पता है, और ना ही बाबा से इस बारे में बात करेंगे, ज़िक्रिया ने उसे समझाया। तो वो हाँ में सर हिलाती उसके साथ बैठ गई। ज़िक्रिया ने मुराद का व्हाट्सएप नंबर निकालते उसे कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम, मुराद ने कॉल उठाते बोझल आवाज़ में कहा। वह इस वक्त सोफ़े पर बैठा मुसलसल शहरयार के बारे में सोच रहा था जब उसे हिरा के नंबर से कॉल आई। वालेकुम सलाम बाबा, ज़िक्रिया ने उसके कॉल उठाते ही कॉल स्पीकर पर की। जब उन दोनों ने उसे सलाम का जवाब दिया। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? मुराद ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उनसे पूछा। हम ठीक है बाबा, आप कैसे हैं? हादिया ने जवाब देते अब की बार मुराद से उसका हाल पूछा। मैं भी बिल्कुल ठीक, मुराद ने आंखें मूंदते कहा।
बाबा प्लीज़ वापस आ जाए ना, ज़िक्रिया ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो मुराद चौंका। बेटा आपको पता है ना बाबा को काम है यहाँ, मैं काम ख़त्म होते ही आ जाऊँगा, मुराद ने उसे समझाया। प्लीज़ ना बाबा, हम आपको मिस करते हैं, आप थोड़े दिनों के लिए आ जाएं फिर चले जाना। ज़िक्रिया ने बमुश्किल अपने आप को रोने से रोकते हुए कहा। मैं जल्द आऊँगा बेटा, लेकिन अभी नहीं, मुराद ने कहते ही फ़ोन बंद करते अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। जब ज़िक्रिया ने एक नज़र फ़ोन को देखते बेबसी से हादिया की तरफ देखा। बाबा नहीं माने, ज़िक्रिया ने दुख से कहा। कोई बात नहीं भाई, हम कल दोबारा बाबा को कॉल करेंगे। अगर उन गंदे लोगों ने मेरे बाबा को कुछ कहा तो मैं उन्हें जाकर ज़ोर से चक्की काटूंगी, फिर वो कुछ नहीं कहेंगे बाबा को, हादिया ने कहा तो ज़िक्रिया हंसा और कॉल लॉग खोलते उस पर से चंद मिनट पहले की गई कॉल को डिलीट करने लगा। जी भाई, आपने बुलाया? आहिया अपने कमरे से निकलती लाउंज में आई, जहां शहराम और सवेरा सोफे पर बैठे हुए थे। अभी तो थोड़ी देर पहले ही शहराम ने अलमान को भेजा था कि वो आहिया को बुला लें। हाँ बैठो, शहराम ने उसे सोफे पर अपने साथ बैठने का इशारा किया तो वो उसके पास जाकर बैठ गई, जबकि सवेरा ने उसे देखते अपने बालों की लट पीछे करते आंखें घुमाईं। आहिया, मैं वापस इटली जा रहा हूँ अगले हफ्ते, शहराम ने आहिया के शानों के गिर्द बाजू फैलाते कहा तो वो कुछ हैरान हुई। लेकिन भाई आपने तो कहा था कि अभी टाइम है आपको जाने में, आहिया ने उसकी तरफ देखते उसे याद दहानी करवाई। हाँ कहा था, लेकिन जाना ज़रूरी है, जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर फ़िलहाल मेरी मौजूदगी अहम है। मैं अभी तुम तीनों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ लेकर जाऊँगा और कुछ महीनों तक तुम तीनों को भी वहीं बुला लूँगा। लेकिन अभी मैंने एक फ़ैसला किया, शहराम ने उसे सारी तफसील बताई। कैसा फ़ैसला भाई? आहिया ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो शहराम ने सवेरा की तरफ देखते फिर अपना रुख वापस आहिया की तरफ किया। चचा जी परसों वापस आ रहे हैं, मैंने किराए पर एक घर देखा है जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के करीब है, तुम तीनों कुछ महीनों तक वहीं रहोगे, चचा जी भी तुम लोगों के साथ ही होंगे, शहराम ने बताया। तो आहिया ने पहले बेयकीनी से उसे देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं भाई, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, आहिया ने इनकार किया तो शहराम परेशान हुआ। आहिया, मैंने कुछ सोच समझ कर ही फ़ैसला किया है, शहराम ने उसे तसल्ली देते कहा। नहीं भाई, मैं जानती हूँ आप हमें अपने साथ इटली ले जाएंगे, लेकिन जब तक मैं इस मुल्क में हूँ मैं अपने बाबा के घर पर ही रहूँगी। मैं अपने बाबा के घर पर ही रहूँगी है, ये गा नहीं है, ठीक है। इसको अगले वो फैज़ ख़ान के सीन्स लिखते हुए ना मेरा अपना दिमाग एक गी है, ठीक है। मैं अपने बाबा के घर पर ही रहूँगी। बाबा हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस घर में रहते हुए मुझे अपने सर पर हमेशा उनका साया महसूस होता है। ये घर मेरे लिए साहिबान की तरह है, मैं नहीं छोड़ सकती, आहिया ने अटल लहजे में कहा तो शहराम ने गौर से उसे देखा, जबकि सवेरा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। आहिया, मैंने जो कहना था कह दिया, अगर फ़ैसला किया है मैंने तो उसके पीछे कोई वजह ही होगी, ऐसे ही तो नहीं कहा मैंने। मैं अब कोई इनकार नहीं सुनना चाहता, शहराम अब की बार ज़रा सख्त लहजे में बोलता वहाँ से चला गया, जबकि आहिया के कदम वहीं पर जम गए थे। तुम्हारे भाई को कासिम वाली सारी बात पता चल गई है, अब हम इस मोहल्ले में अकेले तो रहने से रहे, इसीलिए शहराम ने यह फ़ैसला किया है, यह घर कोई बेच नहीं रहा जो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। सवेरा आहिया के पास आती दांत पसीजते बोली। और आपको लगता है कि आहिया कैसे इतनी कमज़ोर है जो इन लोफर लफंगों के यहाँ मौजूद होने से डर जाएगी? आहिया ने सवेरा की आंखों में अपनी बादामी आंखें डालते कहा। ये तो वक्त ही बताएगा, सवेरा तमस्खर उड़ाती चली गई, जबकि आहिया वहीं पर बैठ गई। वो जानती थी शहराम ये सब उसकी हिफाजत के लिए कर रहा है और अब ना चाहते हुए भी उसको अपने भाई की बात का मान रखना पड़ेगा। शाम का वक्त था, सफ़ान पार्क में टहलता हुआ कबीर का इंतज़ार कर रहा था। उसने आज कबीर को एक अहम बात करने के लिए एक पार्क में बुलवाया था।
उसको आए हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे, लेकिन कबीर अभी तक नहीं आया था। उसने तंग आते कबीर को कॉल करने के लिए जेब से फ़ोन निकाला ही जब कबीर की गाड़ी पार्क के सामने रुकी। सफ़ान उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसकी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल गया, जिससे वो बाहर निकला। कबीर के कंधे का ज़ख़म अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो ख़ुद ड्राइव नहीं कर सकता था, इसीलिए वो आज ड्राइवर के साथ आया था। कितना टाइम लगा दिया तुमने? सफ़ान ने उसे घूरते हुए कहा। सॉरी यार, आजकल इस ज़ख़म की वजह से घर के हर फर्द से मुझे प्रिंस ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसीलिए देर हो गई, कबीर ने बताया। तो सफ़ान ने ताली बजाई। कोई हाल नहीं है तुम्हारा, सफ़ान ने कहा तो वो हंसा। अच्छा बताओ, क्या बात करनी थी? कबीर सफ़ान के कदम से कदम मिलाता चलता हुआ उसके साथ बेंच पर बैठ गया। उस दिन तुम्हें एक स्क्रीनशॉट भेजा था एक ईमेल का, सफ़ान ने जैसे उसे याद करवाया। हाँ मुझे याद है, कुछ पता चला उस बारे में? कबीर ने संजीदगी से पूछा। तो सफ़ान हाँ में सर हिला गया। वो आईडी इंग्लैंड की है और ट्रेवर वहाँ का एक मशहूर माफिया डॉन है, जिसका नाम सब जानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है। वो शख्स वहाँ खुलेआम फिरता है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता। सफ़ान ने बताया तो कबीर को हैरत का झटका लगा। उसने कुछ लम्हों बाद सफ़ान की तरफ देखा। एक मिनट, वो जो कोई भी है, लेकिन हम लोगों के साथ छुपन छुपाई क्यों खेल रहा है? हमारे से उसका क्या ताल्लुक़? कबीर ने सफ़ान से पूछा। यही तो समझ नहीं आ रही कि ऐसी क्या बात है जिसका जिक्र वो हर बार करता है, जबकि मैंने तो ये नाम भी पहली दफ़ा सुना है, सफ़ान ने बताया। तो कबीर सोच में पड़ गया। ये कहीं तुम्हारा ही तो नहीं अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना है? तुम अगर इन कामों में इन्वॉल्व हो तो बता दो मुझे सफ़ान। कबीर ने उसको शहादत की उंगली दिखाते कहा, जबकि सफ़ान की आंखें फैलीं। तुम पागल हो? मेरी शक्ल से शराफत टपकती है और तुम कह रहे हो मैं माफिया डॉन हूँ, सफ़ान ने कहा। तो कबीर पेट पकड़े कहका लगा गया। ओ मेरा शरीफ बच्चा। कबीर ने उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़े दाएं बाएं हिलाया, जबकि सफ़ान ने उसके दूसरे कंधे पर एक चत लगाई। कबीर और सफ़ान की उम्र में सिर्फ 2 माह का फ़र्क था, जिसकी वजह से उनकी बचपन से ही काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। खैर, पता करवाता हूँ मैं इस ड्राइवर का भी, इंसान ही है, कोई जिन तो नहीं है कि पता न चल रहे उसका, कबीर ने कहा और फिर सफ़ान के साथ इसी मामले पर बात करने लगा। वैसे बात तो ठीक ही की है सफ़ान ने, है वो इतना शरीफ है, वो कितने से माफिया डॉन हो सकता है? ये क्या कह रही हो सवेरा? तुम लोग मोहल्ला छोड़कर जा रहे हो? बिस्मा ने कॉल पर तकरीबन चीखने वाले अंदाज में सवेरा से कहा। उफ़, आहिस्ता बोलो, शहराम ने मना किया अभी किसी को भी बताने से, सवेरा ने अपना नाखून चबाते कहा। लेकिन मैं उससे बात कर चुकी हूँ, 2 हफ्तों तक काम हो जाएगा और तुम अब जा रही हो, बिस्मा ने कहा। तो सवेरा ने गहरा सांस लिया। अभी रुक जाओ कुछ अरसे तक, सवेरा ने बिस्मा से कहा और उसके साथ मिलकर आगे का सारा प्लान बनाने लगी। 1 हफ्ते बाद। कड़वी खीर, तुमसे बैडमिंटन नहीं ढंग से खेली जाती, दाइम ने शटल उठाते हीर को कहा। वो दोनों इस वक्त लॉन में बैडमिंटन खेल रहे थे। दाइम पीली रंग की शर्ट और स्याह ट्राउज़र्स में मलबूस था, जबकि हीर ने गुलाबी रंग का कॉर्ड सेट पहना था और दुपट्टे को एक तरफ करते कस के बांधा हुआ था। तो तुम्हारे बाजू ही आलम चना के बाजुओं जितने हैं, इतनी ऊपर ऊपर फेंक रहे हो, हीर ने रैकेट से शटल को मारने की नाकाम कोशिश करते कहा। मैं नीचे ही फेंक रहा हूँ छोटी, बस तुम रैकेट से शटल ही मारो, मक्खियाँ ना मारो, दाइम ने कहा। तो उसने नाक फुलाई। अच्छा मैं छोटी हूँ तो तुम कौन सा खंबे हो, और 5 फुट 4 इंच कोई छोटा कद नहीं होता, हीर ने कहा। तो दाइम हंसा। खुद ही तो तुमने अभी मेरे बाजुओं को आलम चन्ना के बाजू कहा है। दाइम की बात पर हीर कोई जवाब देती ही कि घर का गेट खुलते एक होंडा सिविक अंदर दाखिल हुई, जिससे फैज़ खान बाहर निकले। वो इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज़ ज़ेबतन किए, सिर पर भूरी रंग की टोपी पहने खड़े थे।
हीर उन्हें देखती भागते हुए उन तक पहुंची और उनसे लिपट गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा, हीर ने उनके सीने से लगते कहा। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा बेटा? फैज़ खान ने पूछा तो वो उन्हें अपना हाल चाल बताने लगी। जब दाइम भी उन तक पहुंचता उन्हें सलाम कर गया। वालेकुम सलाम, तुम कैसी है? फैज़ खान ने उससे हाथ मिलाते पूछा। हम बिल्कुल ठीक है फैज़ फुफ्फा, बस आपका इंतज़ार कर रही थी हम, दाइम ने जनाना आवाज़ निकालते कहा तो फैज़ खान हैरान हुए। तुम क्या बोल रही है बच्चा, पहले पश्तो बोलना सीख लो फिर बोलना, फैज़ खान ने कहा तो दाइम मुस्कुराया। जी फुफ्फा, हम ऐसा ही करेगी, दाइम ने ताबेदारी से कहा और उन्हें अंदर ले गया, जबकि हीर दाइम को घूरते हुए जा रही थी। शहराम इस वक्त सहन में खड़ा सवेरा, आहिया और अलमान से मिल रहा था। 2 दिन पहले ही वो नए घर में शिफ्ट हुए थे। यह घर उनके पहले वाले घर की निस्बत थोड़ा कुशादा था और इसमें 5 बेडरूम्स थे। अपना ख्याल रखना आहिया, और अब अकेले कहीं बाहर नहीं जाना। तुम्हें यूनिवर्सिटी भी किसी दिन चचा जी छोड़ने जाया करेंगे और किसी दिन सवेरा। शहराम ने आहिया के सिर पर बोसा देते कहा तो वो मुस्कुराई और फिर शहराम, सवेरा और अलमान से मिलता बाहर खड़ी टैक्सी में जाकर बैठ गया। मैं अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने के लिए पाकिस्तान आया था बाबा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने ख़ानदान के एक अहम शख्स से ही नहीं मिल पाऊँगा। खुशी खुशी यहाँ आया था और आज दिल पर पत्थर रख कर वापस जा रहा हूँ। काश मैं आपसे मिल पाता बाबा। शहराम ने अपना सामान सेट करते कैसर साहब को याद करते अपने आप से ये अल्फाज कहे। या अल्लाह, मैं इन तीनों को तेरे आश्रय छोड़कर जा रहा हूँ, इनकी हिफाजत करना। शहराम ने अब की बार बुझी बुझी आंखों से आहिया, सवेरा और अलमान की तरफ देखते टैक्सी के शीशे से ही उन्हें अलविदा किया और फिर एयरपोर्ट की जानिब रवा हो गया। शहाब, हम चाहते हैं बच्चों की शादी अगले माह कर दी जाए, शमसी सैयद ने शहाब कुरैशी को देखते हुए कहा। आज शमसी सैयद अपने पूरे ख़ानदान के साथ दावत पर कुरैशी हाउस में मौजूद थे। लेकिन अगले माह तक बहुत जल्दी नहीं है, शहाब कुरैशी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। भाई साहब, हम दोनों ने और जुनैरा ने 1.5 माह बाद वापस लंदन चले जाना है और हारिस भी कुछ दिनों तक वापस आ जाएगा। इसीलिए हम चाह रहे थे कि अगले महीने तक फ़िज़ा और महराब की शादी कर दी जाए, नौशीन शमसी ने कहा। लेकिन भाभी, शॉपिंग वगैरह करनी है, वक्त तो लगता ही है, शमा बेगम ने कहा तो नौशीन शमसी मुस्कुराई। अरे बस शादी की ही शॉपिंग है, वो तो जल्द अज जल्द कर लेंगे, बाकी जहेज़ तो हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे, इसीलिए आप ऐसा कुछ मत खरीदिएगा, नौशीन शमसी ने कहा तो शमा बेगम मुस्कुराई। लेकिन हम अपनी बेटी को खाली हाथ तो नहीं रुखसत करेंगे, उसकी पसंद का जहेज़ तो देंगे हम उसे, शमा बेगम ने फ़िज़ा की तरफ देखते हुए कहा। नहीं आंटी, जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है। नहीं आंटी, जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है। ये इस दुनिया का बनाया हुआ रिवाज है, वरना इस्लाम में तो जहेज़ लेने से मना किया गया। ये एक बोझ के सिवा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ आप फ़िज़ा को अच्छी से अच्छी चीज़ बआसानी लेकर दे सकते हैं, लेकिन हमारे माशरे में कई लड़कियों के जहेज़ के पैसे ना होने की वजह से शादी नहीं हो पाती। अब उनके लिए तो जहेज़ ही बहुत बड़ा बोझ है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग जहेज़ के झंझट में पड़ें। हमारे घर में सब मौजूद है और अगर फ़िज़ा को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं ख़ुद उसे ले दूँगा, लेकिन जहेज़ वगैरह नहीं। महराब ने उन्हें एहतरामन मना किया तो सभी उसकी सोच पर मुस्कुराए, जबकि फ़िज़ा ने एक चोर निगाह उस पर डाली। उसे अपने और अपने वालिदैन के इंतखाब पर फ़ख्र हुआ था। चलें फिर, अगले महीने की 12 तारीख को जुम्मा बन रहा है। जुम्मे के दिन सुबह निकाह रख लेते हैं और रात को मेहंदी, बाकी हफ्ते और इतवार को बारात और वलीमा। क्या ठीक रहेगी ये तारीख? शहाब कुरैशी ने कहा तो सब ने अपनी रजामंदी जाहिर की।
जबकि तारीख तय होते ही कायनात और ज़र्लिश ने सबको मिठाई पर पेश करते मुंह मीठा करने को कहा, और उसी लम्हे फ़िज़ा और मेहराब ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए सर झटक गए। आज अगले दिन की सुबह थी। जोहा अपने स्कूल के बाहर खड़ी रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी। उसने सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और धूप से बचने के लिए आंखों के आगे हाथ रखा हुआ था, जब एक स्याह रंग की लैंड क्रूज़र उसके सामने आकर रुकी। उस लैंड क्रूज़र को ड्राइव करने वाला कोई और नहीं बल्कि जुल्फ़ी था। जुल्फ़ी ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते जोहा की तरफ देखा। आजो लड़की, छोड़ देता हूँ, जुल्फ़ी ने कहा तो जोहा उसे देखते भौंकलाई। उसका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा था। वो जान चुकी थी कि जो लोग उस दिन उसके घर आए थे उनमें ये शख्स भी शामिल था। नहीं, मैं चली जाऊंगी, जोहा ने मना किया तो जुल्फ़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर आया, लेकिन उसे बाहर आता देखकर ही जोहा वहाँ से उल्टे पैर भाग गई बुज़दिल, जुल्फ़ी कहते ही वापस गाड़ी में बैठ गया, जबकि जोहा भागते हुए एक कोने में पहुँचते रुकी। उसने वहाँ रुकते अपना सांस हमवार किया और आंखों से निकलने वाले आंसुओं को साफ करते वहीं पर कितनी देर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद उसे एक रिक्शा आता दिखाई दिया, जिसे वो रोकते उसको अपने घर का पता बताए सवार हो गई। और सुनाओ, क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में? मेहराब इस वक्त कानों में एयरपॉड्स लगाए हेनरी से बात कर रहा था। मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा होता है उससे तुम वाकिफ़ होते हो, और जो तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा होता है उससे मैं वाकिफ़ होता हूँ, और मैं जानता हूँ कि जनाब शादी करने वाले हैं। हेनरी ने मज़े से चिप्स मुंह में डालते टांग पर टांग जमाई, जबकि मेहराब पहले तो हैरान हुआ लेकिन फिर हंसा। या तो तुम मेरी जासूसियाँ करने से बाज आ जाओ या तो पाकिस्तान आ जाओ, मेहराब ने कहा तो हेनरी ने माथा मसला। मैं दोनों ऑप्शंस रिजेक्ट करता हूँ, हेनरी ने अपने जज्बात को काबू में रखते कहा। तुम्हारे दोस्त की शादी है, तुम आओगे नहीं? मेहराब ने आंखें बंद करते उससे इस्तफसार किया। तुम्हें पता है ना मैं वहाँ नहीं आ सकता, हेनरी ने कुछ लम्हों बाद कहा। क्यों, ऐसा क्या है पाकिस्तान में जो तुम नहीं आ सकते? मेहराब ने उससे पूछा तो वो कर्ब से मुस्कुराया। दर्द, अजियत, कर्ब, दुख, रंज, गम, जुदाई, हेनरी ने अजीब से अंदाज में जवाब दिया। जुदाई या मौत? मेहराब ने अब की बार सीधे होकर बैठते उससे पूछा। जुदाई और मौत एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। जब जुदाई आ जाती है ना तो समझो वो मौत ही होती है, वो मौत ही है, हेनरी ने आंसुओं को बहने से रोकते हुए कहा। तो क्या जुदाई ने मौत की सूरत इख्तियार की है या मौत ने जुदाई की? मेहराब ने आंखों को छोटा करते उससे पूछा। शायद इन दोनों ने एक दूसरे की, हेनरी ने जवाब देते ही कॉल काट दी और फिर जेब से एक शय निकालता उसे देखने लगा। कभी कभी उसका भी दिल चाहता था कि वो दिल का गुबार निकाले, मगर शायद ये दुनिया हेनरी स्मिथ को ना कभी समझ पाई थी और ना समझेगी। दामिया इस वक्त लॉन में बैठी जूस पीते हुए लैपटॉप पर अपनी बुटीक के इंटीरियर ऑप्शंस तलाश कर रही थी जब आयदिन वहां आया। क्या हो रहा है? आयदिन ने उससे ज़रा फासले पर बैठते पूछा। कुछ नहीं, बस बुटीक के लिए ही आजकल सर खपा रही हूँ। तुम बताओ, आज ऑफिस नहीं गए? दामिया ने लैपटॉप बंद करते उससे पूछा। नहीं, आज मामा को कुछ काम थे मेरे से तो बाबा ने छुट्टी दे दी, आयदिन ने हंसते हुए कहा तो दामिया भी मुस्कुराई। वैसे शुक्र है फुफ्फो भी कुछ नॉर्मल हुई हैं, वरना तो लिटरली उनसे बात करने का भी दिल नहीं करता था, दामिया ने कहा। वक्ती खामोशी है बस, आजकल उनका और जीनत चाची का आमना सामना नहीं होता ना इतना, तो बस इसीलिए, आयदिन ने बताया तो वो कहका लगागी। अच्छा खैर, ये देखो मैंने ये जगह सेलेक्ट की है अपने बुटीक के लिए, कैसी है? दामिया ने अपने
मोबाइल पर उस जगह की लोकेशन खोलते आयदिन को मोबाइल पकड़ाया। जगह तो अच्छी है बट यहाँ ऑलरेडी कितने बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं, तुम्हें रिकॉग्निशन मिलने में वक्त लग सकता है। आयदिन ने उससे मोबाइल वापस पकड़ाते कहा। दामिया जाफ़र हाशमी अपना नाम चुटकियों में बनाना जानती है। दामिया ने उसके सामने चुटकी बजाते कहा। नाइस स्टाइल मिस दामिया। आयदिन उसे सराहते उसको मज़ीद कुछ आइडियाज़ देने लगा। सो दिस वॉज द एपिसोड। होप सो पसंद आई होगी आपको। एंड नेक्स्ट एपिसोड जो है मीन्स एपिसोड 15 पार्ट 1 वो होगी फ्राइडे को अपलोड। आई नो 2 दिन बाद जो है वो थर्सडे को बनती है बट फ्राइडे को इसलिए क्योंकि एक तो ये एपिसोड थी, इसमें मैंने सब कुछ कवर करना था चैप्टर 3 का, और मुझे यही था कि बस कोई पॉइंट मिस ना हो, तो वो मैंने बैठ के बड़े गौर से जो थी ना वो देखी। बाकी चैप्टर 4 जो है उसमें कुछ जो फर्स्ट एपिसोड में ही कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनकी ना बहुत डिफरेंट सी वाइब है। लाइक अभी तक आपने जितना नॉवल पढ़ा ना उनसे कुछ हटकर सीन्स है, वो आज तक मैंने वैसे कभी नहीं लिखा है, तो उनको जो है ना मैंने थोड़े ध्यान से और मज़ीद जो है वो अच्छे से लिखना है, तो उस पर मुझे टाइम लगेगा, इसलिए 2 दिन की बजाय 3 दिन का टाइम ले रही हूँ। वो हो गई इंशाल्लाह फ्राइडे को अपलोड। बाकी आज जो है आप लोगों ने मुझे रिव्यूज़ दे के बताना है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया लाइक्स भी आए और कमेंट्स में रिव्यूज़ हैं, तो फिर जो है नेक्स्ट एपिसोड फिर वो लॉन्ग होगी, ठीक है, वो फिर एक्स्ट्रा लॉन्ग होगी, उसमें फिर बहुत कुछ जो है मैं कवर कर लूँगी, बाकी वरना फिर मैंने जो है नॉर्मल लेंथ की देनी है, ठीक है। सो खैर ये थी एपिसोड 14 पार्ट 2। इस पे रिव्यूज़ दीजिएगा मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक करें, और मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है बाकी उनके लिंक्स जो हैं वो मैं मेरी बायो में मौजूद हैं, चैनल की बायो में, उस पर भी जो है मुझे फ़ॉलो कर लें, वहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहा करती हैं, और वहाँ पे मैं अक्सर जो है क्वेश्चन आंसर सेशन भी करती हूँ। जो रीडर्स वहाँ पे जिन्होंने मुझे फ़ॉलो किया हुआ है वो अक्सर मेरे से पूछते रहते हैं, लाइक हम लोग बाकी भी जो हैं सोशल मीडिया ऐप्स वहाँ पे भी कंटेंट काफ़ी शेयर करके मैं आप लोगों के साथ मज़े की चीज़ें वहाँ शेयर करती रहती हूँ, तो वहाँ पे जो है मुझे फ़ॉलो कर लें। बाकी रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बम्बास्टिक सी एपिसोड है वो, सो खैर आपको पता चलेगा बहुत कुछ। वैसे स्पॉइलर तो देख लिया है लेकिन वजह नहीं पता ना, अभी वजह भी फिर तब पता चलेगी। सो अल्लाह हाफ़िज़।